हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हाँ, आज हम कुछ अच्छा और कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा जीएमसीएच चंडीगढ़ का एग्ज़ाम जो कि होने वाला है 29 जून 2025 को, उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं जीएमसीएच के जितने भी पॉसिबल प्री वाई क्यू थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं रिगार्डिंग जीएमसीएच एग्जाम। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सभी के सभी पिछली बार या उससे पिछली बार कभी ना कभी जीएमसीएच के एग्जाम में आए हुए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन हमें वहां पे एग्जैक्ट सेम देखने को मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए और अपनी तैयारी को मजबूत जरा सा और बनाइए क्योंकि हम आपके साथ कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो जीडीसी नर्सिंग ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर पे जाके। अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है तो आपको सिर्फ 10 रुपीज चार्ज मिलेगा, जिससे आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाएगी। हर दिन आपको क्विज वहां पे देखने को मिलेगा। प्लस वन मोर थिंग कि अभी हाल ही में बिहार सीएचओ का टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया है, तो जितने सारे बच्चे आप में से अगर बिहार सीएचओ का एग्जाम देने जाने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में आपको 8000 प्लस एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे जो कि रहने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको 5600 प्लस, सब्जेक्ट वाइज 1600 प्लस मॉडल पेपर अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे 800 प्लस। यहाँ पे अभी का ऑफर का टाइम है तो आपको ये सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा, बल्कि ये रियल ओरिजिनल इसका जो प्राइस है दैट इज 499। ठीक है, तो जल्दी जाइए, अभी इस मौके का फायदा उठा लीजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम में किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, कि यहाँ पे ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, यानी कि एंटी टीबी ड्रग है जो कि क्या करता है, कॉज करता है रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा ड्रग है जो क्या करता है, हमारा जो पेशेंट है जब वो उस ड्रग को कंज्यूम करेगा तो उसका जो यूरिन का कलर है वो क्या देखने को मिलेगा, डार्क रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन उसमें उसको देखने को मिलेगा। और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ठीक है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, एक नॉर्मल फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आइसोनियाजिड या स्ट्रेप्टोमाइसिन या इथैम्ब्यूटोल या रिफैम्पिसिन। तो इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो क्या कर सकता है, आपको रेड ऑरेंज कलर का आपका यूरिन का कलर चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे हमें सबको पता है कि ये सभी के सभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि वो कौन सा ड्रग है तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारा जो आइसोनियाजिड है वो क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है। और क्या करता है, विटामिन बी जो होता है हमारा 6, विटामिन B6 जो है उसको क्या करता है, उसकी डेफिशिएंसी भी कराता है। ठीक है, तो हमारा जो आइसोनियाजिड है वो क्या कराता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है, प्लस विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हमारा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, किसमें, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, ये क्या देखने को मिलता है कि ये होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है
क्योंकि ये क्या करता है, ये डैमेज करता है कौन सी क्रेनियल नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व, ये डैमेज करता है एट्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है, एट्थ क्रेनियल नर्व को ये डैमेज करता है। प्लस यहाँ पे ये जितने भी ड्रग हैं इनके आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, साइड इफेक्ट, और इसको लेने के बाद क्या नॉर्मल आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा, किस चीज से घबराने की जरूरत है, किस चीज से नॉर्मल आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बात है कि ये हमारा इथैम्ब्यूटोल जो है ये हमारा जो सेकंड क्रेनियल नर्व है उसको क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है, डैमेज करता है किसको, सेकंड क्रेनियल नर्व को, ठीक है, सेकंड क्रेनियल नर्व को क्या करता है, डैमेज करता है। और रही बात हमारा रिफैम्पिसिन की, तो यही वो एक ऐसा ड्रग है जो क्या करता है, हमारा जो नॉर्मल यूरिन का कलर है उसको रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस से क्वेश्चन वहां पे देखने को मिला था, तो हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो रिफैम्पिसिन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि एब्सेंस ऑफ बावल साउंड, यानी कि आपका जो पेशेंट है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा बावल साउंड है वो एब्सेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स, यानी कि किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और यहाँ पे उस पेशेंट का जो बावल साउंड है वो एब्सेंट है, प्लस यहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन पेशेंट के देखने को मिल रही है, किसके बाद, एक सर्जरी होने के बाद, ठीक है। तो वो किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, हैमरेज में, या फिर इंट्यूससप्शन में, या पैरालाइटिक इलियस में, या फिर फ्लोटेंस में, क्या ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही लगता है। यहाँ पे अगर बात की जाए हैमरेज की, तो हैमरेज में हमें अगर किसी पेशेंट को सर्जरी के बाद हैमरेज हो जाता है तो वो हमें टैकीकार्डिया इंडिकेट करता है, ठीक है, टैकीकार्डिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर हम फ्लोटेंस की बात करें तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका गैस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गैस जो है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे कि किसी पेशेंट को बावल साउंड नहीं आ रहे हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि या तो किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया हो, पैरालिसिस हो गया हो, किसका, हमारे इलियस का, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो सी ऑप्शन है पैरालाइटिक इलियस, यानी कि आपका जो इलियस है उसका पैरालाइसिस आपको अगर देखने को मिल जाए तो उसके कारण के वजह से क्या हो सकता है, आपको आपका जो बावल साउंड है वो एब्सेंट देखने को मिल सकता है आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स effect of drug at the therapeutic dose is known as, यानी कि जब किसी पेशेंट को आप कोई थेराप्यूटिक डोज के अकॉर्डिंग कोई ड्रग देते हो, ठीक है, तो उसका जो अनवांटेड और अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाया जाता है, क्या हाइपर सेंसिटिविटी, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, या इडियोसिंक्रेसी, क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जीएमसीएच में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 70% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आपका बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जब कभी अनवांटेड, ठीक है, जब कभी अनवांटेड और अनअवॉइडेबल चीजों की बात की जाए, यानी कि आपको पता है किसी ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। अभी हमने रिफैम्पिसिन की बात करी, किसी पेशेंट को आप रिफैम्पिसिन दोगे तो अगर उसका हमें पता है कि उसका क्या होगा, उसका इफेक्ट जो है वो होगा, उसका यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर या रेड ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे हाथ में नहीं है, अनवांटेड है, अनअवॉइडेबल है, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं,
उस चीज को हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इडियोसिंक्रेसी की बात करें तो अगर आप किसी ड्रग की छोटी सी अमाउंट भी किसी पेशेंट को देते हो या जरा सी भी अमाउंट देते हो तो भी उसका टॉक्सिसिटी लेवल देखने को मिलता है, दैट इज इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें किसी हाइपर सेंसिटिविटी की या कुछ भी या टॉक्सिक इफेक्ट की, तो आपको यहाँ पे अनवांटेड एंड अनप्रिडिक्टेबल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी साइड इफेक्ट, कि साइड इफेक्ट में ही हमें क्या दिखता है, अनवांटेड एंड अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स जो इफेक्ट होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज, कि कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। अब मैं बताऊं कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जब हमारे स्टमक एरिया में जाते हैं, स्टमक में जाते हैं तो इतना एसिडिक एनवायरनमेंट हमें वहां देखने को मिलता है, एसिडिक एनवायरनमेंट वहां देखने को मिलेगा, तो सारे के सारे जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब वहां पे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, जो बिल्कुल वहां पे क्या करता है, सरवाइव करता है, और वो जो हमारी लेयर है स्टमक की या इंटेस्टाइन की आप बोल दो, उसको डैमेज करता है और अल्सर फॉर्मेशन वहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए स्ट्रेप्टोकोकस, कॉर्नी बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारे जो ऑर्गेनिज्म है ये बिल्कुल सरवाइव नहीं करते हैं। ठीक है, तो एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये क्या करता है, ये हमारे एंटर करता है स्टमक में। ठीक है, एंटर होता है स्टमक में, और जो हमारी लेयर है स्टमक की, ठीक है, उसको क्या करता है, डैमेज करता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा अल्सर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अल्सर फॉर्मेशन हमारा देखने को मिलेगा। तो ये एक रीजन है कि एच पाइलोरी हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है सिर्फ जो वहां पे सरवाइव करता है और हमारा जो पेप्टिक अल्सर है उसको फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की सॉरी, व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2 लीटर्स द कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि जब आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या है, उसका जो अमाउंट है वो एक्सीड हो जाए, कितना, 2 लीटर्स। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनोस, पॉलीहाइड्रोमिनोस, बैग ऑफ वाटर या एमनियोनाइटिस। मैं आपको बताऊं तो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पे बच्चा जो है सरवाइव करता है, और ये किस चीज से फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय फीटस यूरिन। ठीक है, फीटस के यूरिन से फॉर्म होता है। अब इसका नॉर्मल अमाउंट मैं अगर बताऊं एट टर्म, नॉर्मल अमाउंट हमारा जो टर्म के टाइम पे देखने को मिलता है दैट इज 800 टू 1000 ml। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी ये क्या होता है, ये आपका कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा फीटस को किससे प्रिवेंट करता है, इंजरी से प्रिवेंट करता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये इंजरी से प्रिवेंट करता है, हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, ताकि क्या हो, जो हमारा फीटस है उसको किसी भी तरीके की इंजरी ना देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपका अगर अमाउंट क्या है, अगर आपको 800 से कितना 1000 ml देखने को मिल रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 2 लीटर्स तक देखने को मिल रहा है तो आप उसको इंडिकेट करते हो पॉली से। लेकिन अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, सिर्फ 400 ml या उससे कम देखने को मिलेगा तो आप उसको इंडिकेट करोगे ओलिगोहाइड्रोमिनोस से। ठीक है, यहाँ पे यही ऑप्शन दिए गए हैं
कि आपका जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या हो गया है, आपका ज्यादा हो गया है, 2 लीटर्स तक हो गया है। वन मोर थिंग कि अगर आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिले जहां पे क्या हो, जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो ज्यादा अमाउंट में देखने को मिले, तो उसकी इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, या इंडिकेट होता है, इंडिकेट करता है क्या कि जो हमारा फीटस है, फीटस इज हैविंग सम काइंड ऑफ, इज हैविंग कंजेनाइटल डिसऑर्डर। ठीक है, जो फीटस है उसको कंजेनाइटल डिसऑर्डर होने के खतरा है। ठीक है, डिसऑर्डर होने के खतरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये हमारा एक इंडिकेशन होता है जब हम क्या देखते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा फीटस है उसका जो अमनियोटिक फ्लूइड है वो ज्यादा अमाउंट में देखने को मिले। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी पॉलीहाइड्रोमिनोज। और अगर इसमें पूछा जाता कि कम हो रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए था ओलिगोहाइड्रोमिनोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जब कोई बेबी बर्थ करता है, बर्थ लेता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, क्या लिमिट होती है उसकी। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें किसी बच्चे की आफ्टर बर्थ इंडिया में, तो क्या हो सकता है, 7 डेज, 21 डेज, 14 डेज या एनी ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं, तो अगर यह बात हो बर्थ की या डेथ की, ठीक है, बर्थ हो या डेथ हो, इंडिया में अगर आपको रजिस्ट्रेशन की बात है तो दोनों में ही 21 डेज की लिमिट होती है। यानी कि 21 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 21 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इन आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि आपका क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है वेयर द फीटस इज शेयर कॉमन कॉरियन, यानी कि जिसमें जो फीटस है क्या शेयर करते हैं, कॉमन कॉरियन शेयर करते हैं। द नंबर ऑफ प्लासेंटा इज, यानी कि अब जब आइडेंटिकल ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक आप इसको बोल सकते हो, आइडेंटिकल ट्विंस जो हमारे होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोजाइगोटिक। ठीक है, मोनोजाइगोटिक हम बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हम इसको बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो फॉर्म होता है किससे, उसके पास एक ही एमनियन होता है, एक ही कॉरियन होता है, और जो बच्चों का सेक्स होता है यानी कि जेंडर होता है वो भी सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेम एमनियन, ठीक है, सेम कॉरियन प्लस आपका जो फीटस है उसका सेम जेंडर भी होगा, यानी कि या तो दोनों बॉयज होंगे या दोनों क्या होगी, गर्ल्स होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की और एक लड़का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको आइडेंटिकल ट्विंस की बात आ जाए तो ये मोनोजाइगोटिक एंड जो ट्विंस है उनके बारे में बात हुई, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्लासेंटा कितने होते हैं, तो प्लासेंटा भी सेम ही होता है, यानी कि सिंगल प्लासेंटा, सेम या सिंगल प्लासेंटा आप बोल सकते हो। ठीक है, वो लोग शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि आइडेंटिकल ट्विंस में अमनियन, कॉरियन, जेंडर और प्लासेंटा एक एक ही देखने को मिलता है, तो एज सच दो नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में 1, 2, मोर देन 2 या 2 एंड फ्यूज देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा होगा 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन एनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग, यानी कि कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको क्या करना है, उसको अपना एनहेंस करना है मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। क्या ले सकता है उसके लिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, कैफीन, विस्की या फिर हाई कैलोरी फूड।
अब यहाँ पे बात की जाए, अगर हाई कैलोरी की फूड की बात की जाए तो वो इतना देर तक आपको एनर्जी नहीं देते हैं, या ये आपका क्या करते हैं, ये आपका फैट जो है इंक्रीज करते हैं। अब कैफीन और विस्की की बात करें तो ऑप्शन से हटा दो, क्योंकि ये एक बैड प्रोडक्ट में आते हैं जो क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपको एनर्जी देते हैं, और विस्की तो बिल्कुल काउंटेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करता है, जो एथलीट होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, मसल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मसल स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होती है। तो वो किस चीज से मिलती है, वो हमें मिलती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। तो अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको मेंटल या फिजिकल कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ानी है, तो वो क्या लेता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द salient फीचर ऑफ नर्सेज रिकॉर्ड इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसी एक चीज को छोड़ के जो नर्सेज रिकॉर्ड होता है वो सारे के सारे फीचर है किसी एक को छोड़ के। तो रिटन विद इंक ऑन पेपर, यानी कि जब आप कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हो नर्सेज का, तो आप उस पर ऑब्वियसली पेन और पेपर यूज करोगे लिखने के लिए। क्या लिखा है, कंप्लीट, क्लियर एंड कंसाइज, यानी कि आप क्या है प्रॉपर डिटेल में लिखो, क्लियर लिखो और कंप्लीट जो है लिखो अपने नर्सिंग रिकॉर्ड में। हाँ ऑब्वियसली हम लिखेंगे। या फिर काउंटर साइन बाय डॉक्टर, की पहले अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करो, आप अपने साइन करो, फिर काउंटर साइन कराओ, किससे, डॉक्टर से। ठीक है, क्या ये सही है। या फिर शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग, यानी कि आप ओवर राइट ना करो, क्लियर लिखना है। कोई लाइन अगर गलत हो गई है तो उसको एक बार सिंगल कट करना है, उसी के ऊपर डोज रिपीट नहीं करनी है, या उसी के ऊपर नहीं आपको क्या करना है, ओवर राइट करना है। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए काउंटर साइन बाय डॉक्टर, तो डॉक्टर का नर्सेज रिकॉर्ड में कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको काउंटर साइन भी कराना होता है तो जिस शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में आप जब एंटर करते हो तो जो आपसे ओवर ले रहा होता है उसके साइन वहां पे देखने को मिलते हैं। एज सच आपको डॉक्टर से लेना देना कुछ नहीं है अपने रिकॉर्ड में। तो हमारा जो ऑप्शन सी है दैट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े तो द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी क्या करने की, डिफेंड करने की इटसेल्फ अगेंस्ट अ पैथोजेनिक एजेंट, कि जो भी कोई पैथोजेनिक एजेंट है उससे प्रिवेंट करने की एबिलिटी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या कहने को मिलती है, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी या अडेप्शन। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, एडेप्टेशन ये सब नहीं है। अगर यहाँ पे पैथोजेनिक एजेंट की बात हुई है या बॉडी, ह्यूमन बॉडी को प्रिवेंट करने की बात हुई है तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो हमारा 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट होती है, एक हमारी होती है एक्वायर्ड। ठीक है, अब एक्वायर्ड में भी हमारा क्या होती है, एक नेचुरल होती है और एक क्या होती है, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात की गई है ह्यूमन बॉडी की डिफेंड करने की इटसेल्फ, तो वो पैथोजेनिक एजेंट के लिए तो वो हमारा इम्यूनिटी प्रिवेंट करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 101% मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो 5th डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि एक डिजीज का नाम है जिसको क्या है, 5th डिजीज हम बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, मम्प्स बोलते हैं, एरिथमा, इन्फेक्टिसोरम या मीजल्स या रुबेला। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 5th डिजीज। तो अगर बात की जाए हमारा मम्प्स, मीजल्स, रुबेला, इनको नहीं बोला जाता है। हमारा एरिथमा, इन्फेक्टियोसम जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, 5th डिजीज बोलते हैं।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, 5th डिजीज बोलते हैं। और अगर आपको बोल दिया जाए 8th डे डिजीज, ठीक है, तो 8th डे डिजीज की अगर हम बात करें तो 8th डे डिजीज हमारा न्यूनेट्रम, जो हमारा टिटनस न्यूनेट्रम हमें देखने को मिलता है, तो वो हमारा 8th डे डिजीज होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इन विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, एक हमारा कौन से पार्ट में फेलोपियन ट्यूब के फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, की फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में टेक प्लेस करता है फेलोपियन ट्यूब के, तो या तो इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्टमस या इंटरस्टिशियल पार्ट, कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो अगर बात करें हम किसकी, फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ये हमारी फिम्बरी है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये बात करें इस एरिया की, जो किससे कनेक्ट होता है, यूट्रस से कनेक्ट होता है, तो दैट इज हमारा कौन सा, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस के साइड में हमारा क्या होता है, इस्थमस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एरिया है दैट विल बी इस्थमस। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्पुला की, तो इस्थमस के साइड में एम्पुला देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बोले, क्या बोले कि हमारा जो लास्ट बचा हुआ पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनफंडिबुलम। ठीक है, ये हमारे क्या है, एम्पुला के 4 पार्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होने चाहिए कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो वो हमारा इस पार्ट में देखने को मिलता है, एम्पुलरी पार्ट में। ठीक है, तो एम्पुलरी पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे जब बात करें कि हमारा जो एग है वो रेडी हो जाता है, जब हमारी यूट्रस की लाइनिंग जो है वो प्रिपेयर हो जाती है, तब तक यहीं पे हमारा जो एग है, फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो सरवाइव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एम्पुला ऐसा रीजन है जो फेलोपियन ट्यूब में होता है और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को हमें मिलता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा एम्पुला इज द राइट आंसर, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु इज द फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी, यानी कि एसेप्टिक सर्जरी के फादर पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या लगता है, हिप्पोक्रेट या जोसेफ लिस्टर या लुइस पास्चर या सॉलमन विक्समैन, कौन सा। यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता है कि जो हमारा एसेप्टिक सर्जरी के फादर है दैट इज जोसेफ लिस्टर। ठीक है, और जो हमारा लुइस पास्चर है उन्होंने क्या वाला हमें क्या दिया था, हमारा पास्चराइजेशन प्रोसेस हमें बताया था, पास्चराइजेशन कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि मैं ऑलरेडी ये कहना चाहूंगी कि जितने सारे डेज, हेल्थ डेज, जितने हमारे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट डेज हैं, डेट्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 100% आता है। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया है मेंटल हेल्थ डे कब बनाया जाता है, तो जुलाई 11 या अक्टूबर 10 या अप्रैल 7 या फिर जून 5, कौन सा ऐसा दिन है जब हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड्स मेंटल हेल्थ डे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो 7 अप्रैल है वो हमारा वर्ल्ड्स हेल्थ डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड्स हेल्थ डे। ठीक है, और यहाँ पे हर साल WHO एक स्पेशल
थीम जो है वो हमें क्या करता है, देता है, जो हर एक साल के लिए अलग थीम हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात करें वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की डे की, तो दैट इज अक्टूबर 10, ठीक है। अक्टूबर 10 इज द डेट जब हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि शोल्डर डिस्टोसिया इज मैनेज्ड बाय, यानी कि हमारा जो शोल्डर डिस्टोसिया कंडीशन है वो कब देखने को मिलती है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी कि ड्यूरिंग फीटस डिलीवरी, जब हमारा बच्चा जो है उसको क्या हो, उसका जो शोल्डर की डिलीवरी है उसमें होने में प्रॉब्लम आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया। तो उस कंडीशन को हम कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा मैन्योर यूज करके हम उसको यूज करते हैं, तो मैं आपको बताऊं तो ये वाला क्वेश्चन सेम इस बार हमें नॉट सेट में भी देखने को मिला था। तो जरूर से सारे क्वेश्चन जो हमारे आज हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कहीं ना कहीं जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका लॉवसेट मैन्योर या लियोपोल्ड मैन्योर या बर्न मार्शल मैन्योर, ये जो मैन्योर है, या फिर एमसी रोबोट मैन्योर, इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जो आपको देखने को मिलती है, कब, जब आप शोल्डर डिस्टोसिया की कंडीशन को मैनेज करते हो। तो आपको मैं बताऊं तो हमारा एमसी रोबोट्स मैन्योर जो है वो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग शोल्डर डिस्टोसिया मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि जब फीटस डिलीवर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करके बेबी की डिलीवरी कराते हैं, बेबी का शोल्डर डिलीवर कराते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। मैं आपको बताऊं तो लॉवसेट मैन्योर हमारा जो है वो ब्रीच जब प्रेजेंटेशन होती है उस टाइम पे यूज किया जाता है, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन के टाइम पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, अ नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज क्रोमोसोम, कि एक ह्यूमन सेल पे कितना क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलता है। तो अगर क्रोमोसोम की बात है तो क्रोमोसोम हमारे 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम, ठीक है, ऑटोसोम और हमारा एलोसोम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये हमारे 22 पेयर देखने को मिलते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम देखने को मिलते हैं और 1 पेयर हमारा क्या होता है, एलोसोम देखने को मिलता है। तो ये है कहानी किसकी, क्रोमोसोम की, कि कितने टाइप के होते हैं और उनमें भी कितने पेयर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ हमारा, तो 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल के अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्प्स, मम्प्स के कारण कौन सा ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो हमें मेल्स के अंदर देखने को मिलता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन ये आपने देख लिया, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेशन पूछ लिया मम्प्स का, सब लिख देंगे मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस लिख देंगे। लेकिन किसी ने यहाँ देखा कि क्या पूछा है, मेल्स पूछा है या फीमेल पूछा है या कॉमनली पूछा है, नहीं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए हमारा क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं, कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मैटर करता है कि आप क्या आंसर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वीकनेस, स्टेरिलिटी या ईयर एक या मेनिंजाइटिस, अब मेनिंजाइटिस हटा दो क्योंकि यहाँ पे हमने मेल ऑलरेडी देख लिया, क्योंकि हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं ऐसे वाला, ठीक है। यही आपका एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम में बैठे हो तब, कि आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जितनी घुमा के दिया हो, जितने वर्ड छुपाने की कोशिश करी हो, लेकिन आपने उसे ढूंढ निकालना ही है। तो यही एक ट्रिक होती है किस चीज की, एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने की, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर मेल की बात है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जाएगा कि स्टेरिलिटी हमें देखने को मिलती है, और अगर फीमेल में पूछा जाए तो फीमेल में आपका
उफराइटिस देखने को मिलता है एज अ क्या कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये हमें फीमेल में देखने को मिलता है, किसका कॉम्प्लिकेशन, मम्स का कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पल्स प्रेशर डिफाइंस एज, कि जो पल्स प्रेशर है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, या डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल एंड वेनस प्रेशर, या डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग एंड सुपाइन ब्लड प्रेशर, या नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहली बात आपको पहले पल्स प्रेशर का पता होना चाहिए कि पल्स प्रेशर होता क्या है। तो पल्स प्रेशर की अगर बात करें तो हमारा हमेशा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसमें से माइनस किया जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है क्या करने का, पल्स प्रेशर फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज द करेक्ट वन, कि जब अगर मान लो आपको यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या दिया गया हो, आपको दिया गया हो 130 mm ऑफ Hg क्या सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक दे दिया हो 90 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपको सीधा सीधा करना है 130 माइनस 90, तो आपका हो गया 40 mm ऑफ Hg, क्या हो गया आपका पल्स प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, क्या फाइंड आउट करते हैं, पल्स प्रेशर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, यानी कि किसी नर्सिंग केयर प्लान बनाने का मेन एम फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी, यानी कि आपको क्या करना है, बेड साइड असिस्टेड मोबिलिटी चेक करनी है, तो उसका आपका मेन एम क्या होना चाहिए, कि परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डेली, कि बेड साइड जब आप पेशेंट के साथ जाओ तो आप क्या कहो उसको कि एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करनी है। फिर प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, यानी कि जब आप पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हो डेली बेसिस पे तो आप क्या करो, पेशेंट को साथ जो है उसकी इंडिपेंडेंसी प्रमोट करो, लाइक उसको खुद से करने का मौका दो, ठीक है, या फिर बोथ एंड ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर बात करें यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि एक तो हमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है तो उसके लिए एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज करने के लिए हमें बोलना है पेशेंट को, प्लस इंडिपेंडेंसी मेंटेन करोगे तो पेशेंट खुद से करने की कोशिश करेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे होगा दैट विल बी बोथ ए एंड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रोल ऑफ नर्स इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, जो एक नर्स का रोल है कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड एसेंशियल इंक्लूड, यानी कि डिप्रेस्ड पेशेंट के लिए क्या एसेंशियल्स जो हैं वो इंक्लूड करने पड़ेंगे अगर आप एक नर्स हो तो प्रेस्क्राइब्ड एंटी ग्रीसेंट मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट होगा ये यहाँ पे कि प्रेस्क्राइब का करो एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, या प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कंजेनाइटिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ डिजीज, या ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर द पेशेंट। अब हम जब भी किसी साइकेट्रिक पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं या डिप्रेस्ड पेशेंट से क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ड्यूटी है सबसे पहले ना कि आप उसको क्या प्रोवाइड करो, ड्रग्स प्रोवाइड करो या कोई इन्वेस्टिगेशंस कराओ, आपका सबसे पहले एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाना जरूरी होता है, प्लस आपको एक सपोर्ट देना है पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को हमेशा, जब भी आपका क्या है, पेशेंट डिप्रेस्ड दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिप्रेस्ड है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। अगर वो आपसे अच्छे से आप उसका बिहेवियर उसके साथ अच्छा होगा तो मे बी उसकी जो कंडीशन है वो रिकवर हो पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आज का सेशन था जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जीएमसीएच से रिलेटेड थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए। मैं
आपको अभी भी अश्योर कर रही हूँ कि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो जरूर से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम है और लास्ट मौका है आपके पास जीएमसीएच को क्रैक करने का, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, इसलिए लास्ट मौका बोल रही हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट जो भी कोई जीएमसीएच का एग्जाम दे रहे हैं। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना, पॉसिबल होगा तो एग्जाम देते ही क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।